देखें, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, उनको सर्किट एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे रेजिस्टर, कैपेसिटर, सेल, इन सबको हम सर्किट एलिमेंट्स बोलते हैं। अब तक हम लोग ये 3 सर्किट एलिमेंट्स सीखे हैं। सेल एक ऐसे डिवाइस को बोलते हैं जो चार्ज पार्टिकल्स को पंप करे। इन तारों में उन चार्ज पार्टिकल को चलने में एक बाधा है, ये बाधा है, ये बाधा है, तो ये पुश करता रहता है कंटिन्यूअसली, तभी इन तारों में करंट फ्लो करता है। यही इस डिवाइस का काम है, यही मेहनत करने वाला यही है। ये डिवाइस, ये जो भी मेहनत करेगा वो यहां पर जमा होता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर दी मेहनत, एनर्जी को स्टोर कर सकता है और ये इस्तेमाल करता है। बल्ब है तो बल्ब जल जाएगा, पंखा है तो पंखा नच जाएगा। सो दिस एलिमेंट डिसिपेट्स एनर्जी। हम लोग इन तीनों सर्किट एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस का जब बात करते हैं तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओम्स लॉ, V = I। जब कैपेसिटर का बात करते हैं तो चार्ज ऑन द प्लेट्स Q और PD अक्रॉस द प्लेट्स का बात करते हैं, और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे चार्ज इकट्ठा होता जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। Q/D का जो अनुपात है वो किसी भी एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ कंडक्टर्स के लिए कांस्टेंट है, उसको उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। कूलम पर वोल्ट या फैराड में मेजर करते हैं। और V/I किसी भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टर के लिए ये रेशियो फिक्स्ड होता है, उसको हम उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर ओम बोलते हैं, ओम में मेजर करते हैं। अगर किसी एक रेजिस्टर का लंबाई दे दें हम, जहां से करंट को गुजरना है उसका लेंथ दे दें और क्रॉस सेक्शन एरिया दे दें परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो डायमेंशन है उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, और जिस मटेरियल का बना है उसका रेजिस्टिविटी बता दें तो उसका रेजिस्टेंस ρL/A के बराबर होगा। मतलब उसके अक्रॉस आप अगर PD लगाएंगे, करंट मेजर करके डिवाइड करेंगे, V/I का जो रेशियो निकालेंगे तो वो इतना के बराबर आएगा पक्का। उसी तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ कंडक्टर्स जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज निकाल के, ये अलग अलग पेयर ऑफ कंडक्टर्स के लिए अलग अलग आएगा कैपेसिटेंस, उनके ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। हम सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए निकाल के रखा है कि अगर वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम हो, फ्री स्पेस बोलते हैं, या एयर फील्ड हो, तो उस केस में इसका कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज वही प्लस Q माने किसी वक्त माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले Q/ε0A, आप PD निकाले, इसको D से मल्टीप्लाई करके Q/D का रेशियो हम लोग साबित किए कि अगर फ्री स्पेस हो दोनों प्लेट्स के बीच में या एयर भरा हो तो भी एयर ऑलमोस्ट बिहेव्स लाइक अ फ्री स्पेस एज फार एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसर्न। माने अगर कोई अन्य मटेरियल डाल दीजिए ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट कर देता है, एयर नहीं करता है। डाइलेक्ट्रिक डाल दें अगर दोनों कंडक्टर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को K गुना घटा देता है, E घट जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड Q/K∈0A हो जाएगा। इन प्लेट्स पे जब चार्ज प्लस Q माइनस Q होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाले इलाका में इलेक्ट्रिक फील्ड Q/ε0A नहीं बल्कि Q/K∈0A हो जाएगा, क्योंकि उसके सरफेसेस पे पोलराइज चार्जेस अपीयर करता है जिसके कारण फील्ड घट जाता है। इतना हो जाएगा। अब PD कैलकुलेट कीजिएगा, इतना टाइम्स D, Q/V अब निकालिएगा तो कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज अब K गुने हो जाता है।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो कैपेसिटेंस निकाल के हम लोग रख लिए। डेफिनेशन कैपेसिटेंस का ये है, ये नहीं, ये तो एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ कंडक्टर्स के लिए हम लोग निकाल के रटे हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। तो अब तक हम लोग 3 सर्किट एलिमेंट सीख चुके हैं। सेल के अलावा देखिएगा तो 2, एक रेजिस्टर, वन विच रेजिस्ट्स फ्लो ऑफ करंट, एंड कैपेसिटर वन विच स्टोर्स चार्ज। एक आखिरी सर्किट एलिमेंट हम लोग सीखने जा रहे हैं, उसको इंडक्टर बोलते हैं। रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। कोई भी सर्किट बनता है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो बस यही 3 सर्किट एलिमेंट होता है, उनका कॉम्बिनेशंस। एक ड्राइवर तो रहेगा ना, बिना ड्राइवर के तो सर्किट काम ही नहीं करेगा। एक सोर्स ऑफ ईएमएफ तो चाहिए। तो ये हम लोग का आखिरी सर्किट एलिमेंट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंडक्टर। एक सर्किट में देखिए, हम ऐसा सर्किट बनाए, यहां एक रेजिस्टर है, जैसे ही स्विच क्लोज करते हैं विनो की क्या होता है, तुरंत एक करंट, स्टेडी करंट बहने लगता है। अगर हम करंट का ग्राफ बनाने बोले एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, स्विच क्लोज करते ही एक कांस्टेंट करंट, कितना, E/R। लेकिन अगर हम यहां पे काट के और एक पेयर ऑफ कंडक्टर्स रख दें, अब बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक जो दोनों को सेपरेट करके रखे, अब जैसे ही आप इस तरह का एक डिवाइस को इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा इस सर्किट में, तो अब करंट इस तरह से नहीं फ्लो करेगा, अब करंट डिके करने लगेगा। स्विच ऑन करते ही एक बहुत तेज प्रवाह होगा करंट का, E/R, और जैसे जैसे इस पे चार्ज एक्यूमुलेट करता जाएगा, अब ये अवरोध पैदा करने लगेगा। ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे होने लगेगा इसकी तुलना में। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो धीरे धीरे बढ़ते 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 जब इस सेल के ईएमएफ के जितना हो जाएगा ऊंच नीच, अब ये इधर से ठेल रहा है, अब उधर से ठेल रहा है, अब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। उसको हम बैक ईएमएफ बोल सकते हैं, बैक ईएमएफ। तो करंट का वैल्यू धीरे धीरे घटते 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 शून्य हो जाएगा। एंड वी नो द फंक्शन ऑल्सो, करंट टाइम का कैसा फंक्शन होगा, E/R इनिशियल करंट इंटू e⁻t/τ, एक डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ गुना हो जाएगा। अब ये फंक्शन धीरे धीरे छोटा और छोटा नंबर रिटर्न करेगा, तो करंट का वैल्यू भी छोटा और छोटा होता जाएगा। ये इस सर्किट एलिमेंट का स्वभाव है जो हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग को पढ़ना है एक नया सर्किट एलिमेंट। ये जो तार है, इसी को हम अगर स्प्रिंग की तरह मोड़ दें, वही तार, वही कनेक्टिंग वायर्स किसी एक इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का रॉड है, उसी के ऊपर तार को लपेट दिए, इसी को इंडक्टर बोलते हैं। जिस पे आप लपेटते हैं तार को, उसको कोर बोलते हैं ऑफ द इंडक्टर। तो इसमें अगर करंट फ्लो किया, सोलेनॉइड हम लोग पढ़े थे, लॉन्ग सोलेनॉइड देखने में ऐसा ही था। तो हम लोग सब जानते हैं कि उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, μ0 टाइम्स N इंटू I/L। जैसे कैपेसिटर पे जैसे ही चार्ज आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाता है, वैसे ही एक सोलेनॉइड में जैसे ही करंट फ्लो करेगा, उसके भीतर वाले इलाका में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाता है। इस कॉइल का इस सर्किट में क्या असर होगा वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम डिफाइन कर देते हैं इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। ये एक कॉइल है, कोई कॉइल, उसमें हम जैसे ही करंट डालेंगे तुरंत मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा। और हम अगर फ्लक्स कैलकुलेट करें कि कितना फ्लक्स कट कर रहा है उसी कॉइल को, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मालूम हो जाए, जो कि इस करंट पर निर्भर करेगा, करंट जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग, एरिया से गुना करें हम, फ्लक्स कैलकुलेट करें। तो हमारा एक्सपेरिमेंट्स बताता है कि द वैल्यू ऑफ दिस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना स्ट्रॉन्ग करंट उतना ज्यादा फ्लक्स कट करता है कॉइल को। ये समझना तो मुश्किल है नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट है उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इस रेशियो को बोलते हैं इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। तीनों सर्किट एलिमेंट में कुछ समान बात देखिए।
रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एंड कोई भी कॉइल का इंडक्टेंस। यहां पे दो क्वांटिटी था, पीडी और करंट। यहां भी दो क्वांटिटी था, पीडी एंड चार्ज। यहां भी दो क्वांटिटी है, करंट एंड फ्लक्स, जो उस कॉइल के अंदर फ्लक्स बिल्डअप करता है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, फ्लक्स का मात्रा भी बढ़ेगा। करंट घटाने लगेगा, फ्लक्स का मात्रा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब पाई बाई आई का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग डिफाइन करेंगे, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। ये डेफिनेशन है। अगर हम आपको एक कॉइल दें और कहें कि जरा इसका इंडक्टेंस लैब में जाके मेजर कीजिए, तो उसका मतलब है कि आप उसमें एक नोन करंट डालेंगे, नोन करंट, एक एमीटर लगाएंगे और कितना फ्लक्स उसमें बिल्डअप किया वो कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? मे बी आप मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर ले कोई डिवाइस से और एरिया से गुना करें, और यहाँ n नंबर ऑफ कॉइल्स है तो n टाइम्स कर दें और फ्लक्स निकाल लें। करंट डालिए, फ्लक्स मेजर कीजिए, करंट बदलिए, फिर फ्लक्स को मेजर कीजिए। I1 ∅1, I2 ∅2, I3 ∅3, और आपको दिख जाएगा। ग्राफ बनाइएगा, फ्लक्स वर्सेस करंट का ग्राफ, डॉट ओरिजिन से पास करेगा, यानी जीरो करंट जीरो फ्लक्स। करंट बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, करंट और बढ़ा, फ्लक्स और बढ़ गया, करंट और बढ़ा। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। उसका जो स्लोप है, ऐसा इन तीनों में था। ओम्स लॉ का जब ग्राफ बनाए थे V वर्सेस I, तो ग्राफ आया था पासिंग थ्रू दी ओरिजिन स्ट्रेट लाइन। इसमें जब अगर Q वर्सेस पोटेंशियल से ग्राफ बनाइए, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो उसी तरह से अगर आप किसी इंडक्टर का कहें कि इंडक्टेंस बताइए, तो मतलब समझना है कि पाई बाई आई का रेशियो पूछ रहे, और उसका वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करता है। जैसे रेजिस्टर में तो हम लोग देखें कि रेजिस्टर का लंबाई कितना है, मोटाई कितना है और किस मटेरियल का बना है। तीन बातों पर निर्भर करता है रेजिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ वायर, और कैपेसिटेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स। वो भी हम देखें कि कितना सरफेस एरिया है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना चार्ज जमा हो सकता है, जितना निकट होगा उतना ज्यादा चार्ज जमा हो सकता है। और मटेरियल जो इन दोनों के बीच में आप डालिएगा, डाइलेक्ट्रिक, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तीन चीज पे डिपेंड करता है। हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, बाकी किसी से मतलब नहीं है। प्लेट एरिया, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तीन बातों पर डिपेंड करता है। उसी तरह से एक कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो किन बातों पर डिपेंड करता होगा। जैसा ये सब था ना, ज्योमेट्री एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, यहां भी ज्योमेट्री एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। यहां भी तार का लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, कितना भार लपेटे हैं, लेंथ पे, एरिया पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एंड कोर में जो मटेरियल लगेगा उसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं, उस मटेरियल पे भी निर्भर करेगा इस कॉइल का इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ माने खुद में करंट, खुद में फ्लक्स। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक कॉइल यहां रख दें, अब बगल में एक और कॉइल रख दें, करंट इसमें डालें, अब फ्लक्स उसमें कैलकुलेट करें, तब उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे, जो यहां पे लिखे हैं। यानी देयर आर टू टर्म्स रिलेटेड विथ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल बोलते हैं खुद में करंट, खुद में फ्लक्स, और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स बोलते हैं। दो कॉइल रखा हो निकट निकट, एक में करंट डाले, करंट इन कॉइल 1, कॉइल 2 है ये बगल में रखा हुआ। अब फ्लक्स कैलकुलेट किए, फ्लक्स इन कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1, और इसके प्रोपोर्शन में होगा। इसमें करंट बढ़ाइएगा, उसमें फ्लक्स बढ़ेगा। तो उस रेशियो को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इसमें करंट डाले होते I2, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप करता
दूसरे वाले कॉइल में फ्लक्स निकाले होते, फ्लक्स इन कॉइल 1 निकाले होते ड्यू टू करंट इन कॉइल 2 और डिवाइड करते I2 से, तो सेम रिजल्ट आता है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं, एक कॉइल और बगल में दूसरा कॉइल रख देते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं, एक ही इंसुलेटिंग रॉड पे एक कॉइल को लपेट देते हैं और फिर इसके ऊपर एक इंसुलेटिंग कोई कागज डाल के और दूसरे कॉइल को उसी के ऊपर लपेट देते हैं ताकि दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं बनाए। हम एक कॉइल को गाढ़ा कर रहे हैं, एक का टर्मिनल्स नीचे निकला है, एक का ऊपर। आप इसमें करंट डालिए, किसी एक में भी डालिए, इसमें डाले तो एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो गया। अब दूसरे कॉइल सब में कितना फ्लक्स हुआ कैलकुलेट कीजिए। अभी देंगे डेटा, हम ये लंबाई दे देंगे, कुछ L लेंथ है, जो दो कॉइल है कॉइल 2 और एक कॉइल 1 का टर्मिनल्स दिख रहा है ये, अब कॉइल 2 का टर्मिनल्स। अभी कोई करंट नहीं है। जब आपसे कहेंगे कि मेजर करके बताइए इस पेयर ऑफ कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस, जब हम कॉइल 1 का पूछेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस बताइए, अगर कॉइल 1 का, तो कॉइल 1 में करंट डालना है और कॉइल 1 ने कितना फ्लक्स कट किया वो निकाल के करंट से भाग देना है। और हम पूछें कि म्यूचुअल बताइए, तब एक में करंट डालना है और दूसरे में फ्लक्स कितना कट किया सो निकालना है, डिवाइड करना है। इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिर्फ एक जिक्र कर रहे हैं, कोई खास इस्तेमाल हम लोग नहीं करने जा रहे हैं सवाल बनाने में, बट यू आर सपोज टू नो द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल। सेल्फ इंडक्टेंस एक कॉइल का होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस एक जोड़ा कॉइल का होता है। जैसे यहां हम चित्र एक बनाए हैं लॉन्ग सोलेनॉइड, हम लोग को इसका सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ना है। इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड अगर है, L लेंथ तार लपेटा है, N नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया ये वाला, माने को उसका डायमीटर दे दें D, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज πd²/4। तो इसका बताइए कि कितना होगा। अब वो हम लोग को फॉर्मूला निकाल के रखना है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रटे है ना, ε0 A/d, एक L लेंथ का तार, A रेडियस क्रॉस सेक्शन का और रेजिस्टिविटी रो का रेजिस्टेंस कितना होगा, रटे है ना ρL/A। उसी तरह से हम लोग को एक इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला निकाल के रखना है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, उसका डायमेंशंस दिया हुआ है और इसके कोर में फ्री स्पेस या एयर है मान लेना है। तो निकालने के लिए हम मान लें कुछ करंट I फ्लो किया। अब हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है जो कि I के प्रोपोर्शन में होगा। करंट I मान लें, अब मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर में इंट्रोड्यूस होगा उसको B मान लें। B का वैल्यू हम लोग जानते हैं μ0 NI/L। अब फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी एक कॉइल को जो फ्लक्स कट करेगा वो B × A और ऐसा ऐसा N कॉइल्स है, तो टोटल फ्लक्स जो कट किया वो N टाइम्स DA। D का वैल्यू डाल देंगे तो फ्लक्स आ गया समथिंग इनटू I, यानी फ्लक्स कटिंग द सोलेनॉइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। Phi/I का जो रेशियो है उसी को हम लोग डिफाइन किए हैं एज सेल्फ इंडक्टेंस। तो इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग रख लिए ε0 A/d जैसा, रो टाइम्स L/A फॉर्मूला जैसा, μ0 N² × A/L। यानी इस कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है देख लीजिए। जितना एरिया चौड़ा होगा उतना ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स बिल्डअप करेगा। फ्लक्स का वैल्यू में तो एरिया से गुना करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एन। यानी अभी अगर 200 बार लपेटा हुआ है तार, उसको दुगना खाली कर दें उतने ही दूर में, बाकी सब चीज को वही रखें, सेम एरिया लेंथ भी उतने ही दूर में हम दुगना बार लपेट दें तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस 4 गुना हो जाएगा।
अभी फॉर्मूला हम लोग को रख लेना है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड। उसी तरह से हम लोग एक म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के देखें। एक कोर है, अभी कोर आप मान लेंगे वो हम लपेटे या फिर हटा देंगे, निकाल देंगे, खींच देंगे, मतलब आप फ्री स्पेस मान के चलो। कॉइल 1 का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, अब कॉइल 2 का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। दोनों L ही लेंथ पे लपेटा हुआ है, लेकिन एक 2000 बार और एक में भी 5000 बार। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, L, A दोनों का सेम है। एक पेयर ऑफ कॉइल्स रखे हैं। अब क्वेश्चन है फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेफिनेशन के अनुसार किसी एक में डाल दीजिए करंट और दूसरे में फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आपको रेशियो सेम आएगा किसी एक में। तो हम मान ले रहे हैं करंट डाले कॉइल 1 में I1। अब इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हो चुका होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड को हम अगर B कहें तो B का वैल्यू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट N1I बाई N, N2 नहीं N1। अगर आप कॉइल 2 में करंट डाले होते तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ म्यू नॉट N2I बाई N, और आपको फ्लक्स निकालना है इन कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। अब कॉइल 2 का कैट हो सर्कल्स है, हर सर्कल का एरिया A है और टोटल N2 है, तो B इंटू A मल्टीप्लाइड बाई N2। इसका वैल्यू डालते हैं हम लोग इक्वल टू B का वैल्यू यहां, तो म्यू नॉट N1 N2 A बाई L टाइम्स I1 आ गया। फ्लक्स कटिंग सेकेंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द फर्स्ट कॉइल। ये जो रेशियो है इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, म्यू नॉट N1 N2 इंटू A बाई L, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स। अगर आप उल्टा निकालते कॉइल 2 में करंट डालते I2 तो मैग्नेटिक फील्ड आता म्यू नॉट N2 I2 बाई L। आप फ्लक्स निकालते तो N1 से गुना हो जाता, तो फिर अंत में ऊपर में N1 इंटू N2 आ जाता बाई L इंटू I2। I12 को I2 से डिवाइड करते और सेम रिजल्ट आता। इस रिजल्ट को जरा गौर से देखिए, मिलता जुलता है। यहाँ N स्क्वायर है और यहाँ N1 इंटू है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स। ये यूनिट लिखे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट वेबर पर एम्पियर हेनरी बोलेंगे। ये जो रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर इसका यूनिट ओम है, इसका फैराड और इसका हेनरी। दीज आर 3 फेमस फिजिसिस्ट्स। यही ऐसा यूनिट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक छोटा एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने। अगर हम एक इन्फिनिटली लॉन्ग एक तार दे दें, अब बगल में एक स्क्वायर शेप का वायर फ्रेम रखते हैं, 2 कॉइल अगल बगल, ये स्क्वायर है, n नंबर ऑफ टाइम्स लपेट दिए और इसका साइज A है। 2 कॉइल रखा है आसपास। क्वेश्चन, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए। मैंने एक में करंट देते हैं ना तो दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है। अगर निकट रखा है तो आप इस जोड़ा कॉइल का, ये इन्फिनिटली लॉन्ग है यानी कि ये भी पार्ट ऑफ अ सर्किट होगा, आप इसको नजदीक रखे हुए। इन्फिनिटली लॉन्ग का मतलब ये जो डायमेंशंस है ना वो सब काफी छोटा है इसके तुलना में। मैंने इतना छोटा है कि और ये हो सकता है इतना बड़ा तार का टुकड़ा एक सर्किट हो, आप एकदम छोटा सा एक स्क्वायर सटा के रखते हैं तो हो गया, उसके लिए वही इन्फिनिटली लॉन्ग हो गया। यहां पे जो करंट बह रहा है इसके मैग्नेटिक फील्ड का कोई वहां पे असर ही नहीं होगा। सबसे निकट जो है इतना निकट रख दिए हैं कि बस इतना से इतना पोर्शन का ही मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा उस पर। तो इन्फिनिटली लॉन्ग को फील करना बहुत जरूरी है। व्हेन आई से दिस इज एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, ये पार्ट ऑफ अ कॉइल है। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी किसी एक में करंट डालेंगे और दूसरे में फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे।
जो सुविधा होगा, तो हमको तो इसी में सुविधा दिख रहा है कि हम इसमें करंट मान लें कुछ आई, उसमें फ्लक्स कैलकुलेट कर लें। वी ऑल नो कि अब इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर हम बना रहे हैं ऐसा इनटू वी बोर्ड। कितना फ्लक्स होगा अगर ये कॉइल का दूरी यहां से ए है, हम इसको पतला पतला वर्टिकल स्ट्रिप्स में बांटेंगे। फ्लक्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करना है। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है और पतला पतला स्ट्रिप में बांट करके एक्स डिस्टेंस पे जो स्ट्रिप है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। गुना कर दीजिए ए डी एक्स से और इनटू एन कर दीजिए, आपको फ्लक्स निकल जाएगा। और इंटीग्रेट कर दीजिए एक्स बराबर ए से 2a तक, तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। फ्लक्स जो इसको कट करेगा ड्यू टू करंट इन दी अदर कॉइल, वो उसी के अनुपात में होगा। जितना करंट इसमें स्ट्रॉन्ग फ्लो करेगा फ्लक्स भी ज्यादा कट करेगा। ये कौन काम का चीज है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो बाद में देखेंगे। अभी एक क्वांटिटी डिफाइन किया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल। एक में करंट डालिए, दूसरे में फ्लक्स निकालिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कर देते। म्यू नॉट एन ए बाई 2 पाई कॉमन ले लें, आई भी कॉमन, और डी एक्स बाई एक्स एंटी डेरिवेटिव एल एन एक्स ए टू 2a एल एन 2 म्यू नॉट एन ए बाई 2 पाई एल एन 2 टाइम्स आई। बस अब पाई बाई आई का रेशियो लीजिए और आपको निकल गया इस जोड़ा कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस। पता नहीं क्या काम का है ये जो सीख रहे हैं, देखेंगे, गजब काम का चीज है ये। एक और एग्जांपल लें, सिंपल सा, एक सर्कुलर कॉइल है ए रेडियस का, और एक छोटा सा और सर्कुलर कॉइल है बी रेडियस का जो उसके सेंटर पे रखा है। ये बी रेडियस का है और बी बहुत छोटा है ए के तुलना में। अभी दोनों एक ही प्लेन में रखा है। क्वेश्चन, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी किसी एक में करंट डालिए और दूसरे में फ्लक्स निकालिए। आप अगर बीच वाले में करंट डालिएगा तो आपको इस कॉइल के हर पॉइंट पे कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण अंदर से निकलता हुआ ऐसे घुसता हुआ, यानी इसको करंट डाल के इसको भूल जाइए, मैग्नेटिक फील्ड पे ध्यान दीजिए। तो हम हर जगह तो मैग्नेटिक फील्ड बता नहीं पाएंगे, तो ऐसा करते हैं, बाहर वाले में करंट डालते हैं, किधरों डाल दीजिए, हमको फ्लक्स के मैग्नीट्यूड से करंट डाल दीजिए। अब मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे वाले कॉइल के अंदर में हर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम होना चाहिए। मालूम है, अगर बी बहुत छोटा रेडियस का बात कर रहे हैं तो हमको सिर्फ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसके कारण, जो कि हम जानते हैं मैंने हर जगह, मतलब इसी कॉइल को कितना कट करेगा, तो इसीलिए छोटा दिए हैं। अगर ये बड़ा दे देंगे तो आप नहीं बना पाइएगा, क्योंकि आपको यहां 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 मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता है। सिर्फ सर्कुलर कॉइल में करंट बहने से सेंटर पे कितना है बता सकते हैं, या एक्सिस पे कहीं बता सकते हैं। तो सेंटर पे कितना है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाई 2a। आई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बी स्क्वायर से। यही औचित्य था छोटा देने का, ताकि आप एट एवरी पॉइंट इनसाइड दी स्मॉल सर्कुलर कॉइल आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, तभी ना आप निकाल पाएंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स निकाल दिए, आप फ्लक्स को आई से डिवाइड कर दीजिए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल जाएगा, म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर बाई 2a। इम्तिहान में पूछ सकते हैं केवल ये देखने के लिए कि आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स का डेफिनेशन याद है कि नहीं। बस एक में करंट डालेंगे, दूसरे में फ्लक्स देंगे। अब जरा इसका इस्तेमाल समझें। इंडक्टर एज ए सर्किट एलिमेंट, यानी अब इसको एक सर्किट में जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। अब इतना तो पता चल गया कि अगर इस इंडक्टर का इंडक्टेंस हमको मालूम है कुछ 5 मिली हेनरी, जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मालूम होता है 2 माइक्रोफराड, तो इस संख्या का मतलब याद दिला रहे हैं क्या होता है। मतलब कि अगर आप बता दीजिए कि कितना पीडी है तो हम समझ जाएंगे कि चार्ज कितना है। चार्ज दिखता तो है नहीं ना, हम समझ जाएंगे। और अगर चार्ज बता दीजिएगा कितना है तो हम पीडी बता देंगे कितना है।
इस संख्या का यही महत्व है कि चार्ज एंड पीडी आर रिलेटेड Q इक्वल टू C टाइम्स V। उसी तरह से अगर किसी भी एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस दिया है तो इसका मतलब अगर हम आपको कहें कि किसी वक्त यहां से 2 एम्पियर करंट बह रहा है तो आप तुरंत बता देंगे अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो चुका है। अब फ्लक्स कितना होगा माने इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स आप तुरंत बता दीजिएगा, फ्लक्स बता दीजिएगा अगर करंट बता देंगे, और फ्लक्स बता देंगे तो करंट बता दीजिएगा थ्रू दिस रिलेशन। कल्पना कीजिए कि एक कॉइल का हम आपको सेल्फ इंडक्टेंस दे दिए सम हेनरी, L हेनरी, यानी अगर करंट I बह रहा है किसी वक्त थ्रू दिस कॉइल तो निश्चित रूप से अंदर में फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स कटिंग द कॉइल, उसका वैल्यू L गुने I है। अगर करंट बदला तो वक्त के साथ बदलने लगे तो हाँ, तब जाके ये कॉइल कुछ काम करना शुरू करता है। अगर एक स्टेडी करंट बह रहा है, अंदर में एक स्टेडी फ्लक्स है, तब ये कॉइल सिर्फ एक कंडक्टिंग वायर की तरह व्यवहार करता है। लेकिन अगर करंट वक्त के साथ बदला तो करंट बदला तो फ्लक्स बदला, और अगर फ्लक्स बदला देन वी नो समथिंग हैपेंस। फैराडे हम लोग को बता चुके हैं कि अगर किसी भी कॉइल को कट कर रहा है फ्लक्स और वो वक्त के साथ बदलता है तो कॉइल में एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होता है जो हमेशा उस बदलते हुए फ्लक्स को अपोज करे। फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो उसको घटाना चाहेगा और घट रहा है तो बढ़ाना चाहेगा। यही इस कॉइल का, कॉइल के सर्किट में आते ही अब ये तमाशा शुरू होता है। अब ये कॉइल जो है अगर कोई करंट पुश करना चाहा, एक सोर्स स्विच क्लोज करते ही ये करंट पुश करना चाहेगा, तो ई तो अपोज कर ही रहा था, ई तो करेगा ही, अब ई भी अपोज करना शुरू करता है। इसलिए नहीं कि इसके तारों में कोई रेजिस्टेंस है, वो तो हम मान लिए हैं कि आइडियल कॉइल है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल, लेकिन फ्लक्स का बदलना इसको नहीं पसंद है, यानी करंट का बदलना नहीं पसंद है। करंट से कोई दिक्कत नहीं, जितना करंट बहना है बहिए, लेकिन बदलिए मत, बी स्टडी। जैसे ही बदलिएगा ये अवरोध उत्पन्न करेगा। अगर बढ़ना शुरू होगा तो एक बैक ईएमएफ बोलते हैं, ये इस तरह का विपरीत दिशा में एक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। इसको लगेगा अचानक कि क्या दिक्कत क्या हो गया, व्हाई एम आई नॉट बीइंग एबल टू पुश द करंट। जब ये नहीं था तब जितना दिक्कत से ये पुश कर पा रहा था, इसके आते ही अब इसको अचानक से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है, बहुत कस के अपोज करता है करंट का बढ़ना, अब फिर करंट का घटना भी अपोज करता है। यानी इसमें करंट बढ़ते 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 एक सर्टेन स्टेट तक पहुंच गया, अचानक से हम इस सर्किट को अब दूसरे सर्किट से कनेक्ट कर दे। जैसे यहाँ पे कनेक्टर जो है इस तरफ से हम के बजाय उधर एक सर्किट था रेजिस्टेंस के साथ, और हम इसको उधर कर दिए, अब करंट उसमें से बहने लगेगा। अब यही उस सर्किट का ड्राइविंग फोर्स होगा, इसमें करंट है, अब करंट वहां से बहेगा लेकिन धीरे धीरे बहेगा, वो धीरे धीरे करंट को जाने देगा, वो पूरा एक झटके में जाने ही नहीं देगा, ये रोक के रखेगा, इसको पसंद ही नहीं पड़ रहा है न करंट का बढ़ना न करंट का घटना। सो व्हाट डज एन इंडक्टर डू, मेरे शब्दों में, इट अपोजेस चेंज इन करंट। फिर से बोलो, रेजिस्टर अपोजेस करंट बट इंडक्टर अपोजेस चेंज इन करंट। यानी किसी समय अगर करंट स्टेडी है ना सर्किट में, तो ये जीरो रेजिस्टेंस के एक तार की तरह व्यवहार करता है, बस एक कनेक्टिंग वायर। बट अगर करंट बदल रहा है तो ये बड़ी कस के अपोज करता है, और जितना दर से जिस करंट बदलेगा, दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो करंट का बदलने का दर अगर di/dt है तो फ्लक्स के बदलने का दर होगा L गुने di/dt, और
यही तो है, इतना ही मात्रा में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इस एंड और इस एंड में एक ऊंच नीच डेवलप होगा, जो कि हमेशा करंट के बदलाव के विपरीत होगा। अगर करंट बढ़ना चाहता है, di/dt एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये -L इंटू पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर आएगा, यानी इसके चलते जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो विपरीत दिशा में होगा करंट के। और करंट घटना चाह रहा है, di/dt नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी करंट अगर श्रिंक करना चाहता है तो इसी दिशा में ये बिहेव करने लगेगा एक सेल की तरह। ये इसका व्यवहार है। इसी बात को हम संक्षेप में लिखे हैं कि एक इंडक्टर के थ्रू करंट बह रहा है, कल्पना कीजिए किसी वक्त आई, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप इस वक्त निश्चित रूप से जानते हैं कि एक फ्लक्स है L इंटू आई। अगर करंट बदलना शुरू हुआ तो फ्लक्स बदलने लगेगा और तुरंत एक ईडी क्रिएट होगा फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पार और उस पार के बीच में एक ऊंच नीच क्रिएट होगा, करंट की दिशा में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, गिवन बाय द फॉर्मूला -L टाइम्स di/dt। अब यही फॉर्मूला हम लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस फॉर्मूला को जरा विजिट करते हैं फिर से। एक रेजिस्टर के बारे में आप पढ़े हैं कि अगर किसी भी सर्किट में एक रेजिस्टेंस के पास से हम दिखाएं कि करंट आई बह रहा है, तुरंत पूछें हम कि बताइए कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दिस एंड एंड दिस एंड विद साइन, तो हम लोग यही सीखे हैं कि करंट की दिशा में हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस -IR। करंट इधर बह रहा है मतलब इधर ढलान है, तो करंट की दिशा में मूव करते हैं तो लिखते हैं -IR का पोटेंशियल चेंज, और करंट के विपरीत +IR लिखते हैं। कैपेसिटर प्लेट्स में +Q -Q चार्ज है और कैपेसिटेंस C है, तो अगर हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल चेंज लिखते हैं -Q/C, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो लिखते हैं +Q/C। इस सेल में इसका EMF E है, तो इसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो प्लस लिखते हैं, हायर से लोअर माइनस लिखते हैं। ये आखिरी सर्किट एलिमेंट है। करंट के दिशा में मूव करने पर हम लिखेंगे -L टाइम्स di/dt, और ये जीरो भी हो सकता है। अगर करंट स्टेडी है तो di/dt जीरो, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन करंट अगर बदल रहा है, यानी इस ब्रांच में हम अगर कभी करंट दे दें कुछ 2 - 0.3 t टाइप का करंट, आप पूछें कि इसका इंडक्टेंस दे दें 5 मिली हेनरी, आप पूछें कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन दिस एंड एंड दिस एंड, तो करंट की दिशा में ये फॉर्मूला है -5 मिली हेनरी इंटू इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि -0.3 आएगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका कोई यूनिट भी होगा, एम्पियर पर सेकेंड है ये, तो ये प्लस हो जाएगा 5 × 0.3 1.5 मिली वोल्ट आएगा। और ये करंट की दिशा में आप निकाले हैं ये, यानी कि अगर इस तरह का करंट बह रहा है तो ये एंड हायर पोटेंशियल पे होगा। आप इस दिशा में मूव करने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो लिखेंगे, जो कि प्लस आया, यानी कि वो एंड आपको हायर मिलेगा। हमें मिलना भी चाहिए क्योंकि ये करंट जो है वो घट रहा है। चलिए आज के लिए समाप्त।